नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात मॉरिशस के प्रसिद्ध इतिहासकार, हिंदी और भोजपुरी कहानी एवं पारंपरिक गीतों के गिरमिटिया लेखक प्रहलाद रामशरण से, जिनकी भोजपुरी की गीतों का हिंदी के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। रामशरण ने प्रारंभिक शिक्षा मॉरिशस के अपने गांव में पूरी की, जबकि स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। गिरमिटिया प्रथा के लिए मॉरिशस के गिरमिटिया समाज और हिंदी भाषा पर एक लंबी बातचीत की है मॉरिशस में हमारे प्रतिनिधि आनंद जोगेश्वर ने। आइए रामशरण से जानते हैं मॉरिशस में हिंदी भाषा को लेकर उनकी संघर्ष यात्रा कैसी रही। चलो। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। हम आज हमारे बीच में श्री प्रहलाद रामचंद्र जी उपस्थित, लेखक, हिंदी इतिहासकार भी। तो आप अपना परिचय दीजिए। भोजपुरी में बोला। हाँ, भोजपुरी में हमार जीवन यात्रा शुरू हो रहा प्राथमिक पाठशाला से, फिर माध्यमिक स्कूल में जाने से पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जाकर के मैंने बीए किया और वहीं पर मेरी प्रथम पुस्तक छपी, मॉरिशस की लोक कथाएं। और उस मॉरिशस की लोक कथाओं पर उस समय के विद्वानों ने और मॉरिशस के विद्वानों ने, करीब 15-20 लोगों ने उसकी समीक्षा की है, उसकी सराहना की है। वह पुस्तक 1977 में जर्मन में छपी और 2 साल बाद वो अंग्रेजी में छपी। और यह बड़े खुशी की बात है कि वह पुस्तक अब अरबिक भाषा में छप करके यहाँ पर आ गई है। अच्छा, तो एक से पहले श्री प्रहलाद जी तो बात पूछे, तो बचपन कैसे गुजरा? बचपन बहुत गरीबी में गुजरा रहल। हम लोग लामोगी में रहते निजा और कभी लाभौचे के पाठशाला में, और वहां पर जब नहीं बनल बेलवी मोगल के पाठशाला में। अच्छा। पहली, दूसरी, तीसरी तक पढ़नी जा। और वो जब स्कूल बदल जाता है तो एक ही कक्षा में फेल हो जाए तो उसी कक्षा में रहा। तो ऐसे करते करते 49 में हम लोग भुजे ब्याजे आई जा, और भुजे ब्याजे में हम 3e, 4e और 5e, 6e की पढ़ाई करनी है। तब वहां से कॉलेज गई ना? नहीं, कॉलेज जाए के मौका नहीं मिला। गरीबी के कारण रहा। माँ बाप से हम हठी करते हैं कि हमके कॉलेज भेजा जा, लेकिन उन लोग कहलन जा कि हम लोग आगे पैसा नहीं बा, सुविधा नहीं रहा कॉलेज के पे करे के, और भुजे वजह से फ्लाक जाए के आवे के ट्रांसपो लगी। तो एगो घटना घटल बा, वो बहुत कोई नहीं जानेला, हमारे देखे में राज भी नहीं जानेला। हमके पढ़ाई के मतलब कि जुनून रहल। तो हम बोली कि जब हमके माँ बाप पढ़ाई नहीं सकी तो ऐसा घर में रह के का होई, घर छोड़ के चल गए। तो थोड़ा फल लेकर के, कपड़ा आदि लेकर के वहां पर मधुश्रालिया है ना, उसके वो पहाड़ है ना, वो मैं सुबह के समय उठ करके 4 बजे उठ करके चला गया और सुबह शाम प्रार्थना करता था कि कौन मुझे पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने घर छोड़ दिया, भाग गया, घर से भाग गया। और जा करके वो रिवेजिरापा का जो नदी जहाँ, वो स्रोत जहाँ है, वो चट्टान से वो चट्टान के पास पहुंच गया। चट्टान के बगल में कंदरा जैसे था, वहां पर एक पलंग जैसे बनाया और 1 सप्ताह वहां रहा। अच्छा। फल खा करके
लेकिन फल खा करके कितने दिन जब फल समाप्त हो गया तो नीचे थोड़ा उतरते थे और गन्ना का तोड़ करके उससे पेट भरते थे, गन्ना चूसते थे। तो तब ये विचार आया कि अच्छा माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, भूख के मारे अब तो रह नहीं सकते हैं। तब ये विचार आया कि अच्छा माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन एक मुठिया आहार देते हैं। और तब 12 बजे रात्रि में 1 सप्ताह बाद घर वापस गए। घर पर 1 सप्ताह से चूल्हा नहीं जला था और सारे परिवारों के यहाँ मुझे ढूंढा गया था। और एक कजिन उसने जाकर एडवांस में ये इश्तिहार डाल दिया था, प्रहलाद राम शरण 17 वर्ष की आयु में ये कपड़े पहने हुए एक टोकरी लिए देखे गए हैं, वो गुम है, किसी को पता चले तो बताना। अच्छा, ये 40 वर्ष बाद जब मैं शोध करने, मुझे मालूम नहीं था, शोध जब करने लगा वो मेरे आंखों के सामने आ गई। अच्छा, एडवांस में वो है। तो काफी संघर्ष के बाद एडवेंचरस था आपका लाइफ। सुनिए ना, अब वहां से जब लौटा तो यही मैं सुबह शाम प्रार्थना करता ही रहा कि कौन मुझे पढ़ाएगा। तो एक हिंदी अध्यापक थे, वो बैठक में पढ़ाते थे। एक रोज मैं पुलिस तो स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, वो पुलिस स्टेशन से आ रहा है, तो उसने मुझे रोका, कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम शांत स्वभाव के हो, यहाँ सोशल वेलफेयर सेंटर में भुजबैया के मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम पढ़ने आओगे? मैंने कहा भला मैं जा रहा हूँ, मानो कि मैंने सुना ईश्वर ने मेरी सुन ली पुकार। और वहीं से 55 से मैं पढ़ना शुरू किया और उसी समय मुझे ये होशबान में सड़क निर्माण में कार्य में मुझे नौकरी में लग गई। MOW। हाँ, तो 24 टोकरी ये पत्थर तोड़ते थे या 40-50 फीट वो दोनों ओर सड़क साफ करते थे। तो दिन भर काम करते थे और 4 से 8-9 बजे रात्रि तक। उस समय मेज नहीं था, एक पीढ़ी पर बैठते थे और एक ये लकड़ी का वो कुर्सी था, कुर्सी थी, उसी पर मैं लिखता था और पढ़ाई करता था। और 55 में मैं परिचय परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया। अच्छा, ये स्टेपिंग स्टोन है। और एक घटना घटती है उसी समय, मेरे मामा जी से मुझे एक पुस्तक मिली, उसका नाम था जीवन यज्ञ, संताराम BA का लिखा हुआ था। तो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा तो ये पुस्तक मैं ले कहा ये तो मैं अपने मित्र से लिया हूँ, मुझे ये लौटाना है। तो उनको लौटाना था, तो मैंने कहा कैसे इस पुस्तक को रखा जाए। अच्छा, अब देखिए लेखक होने का वो कार्य वहां से शुरू हो जाता है। मैंने एक लाल बही खरीदी और उस पर सारी पुस्तकें लिख डाली। वो पुस्तक आप लोगों के सामने ही है। ओह माय गॉड, जीवन यज्ञ, उस पुस्तक का नाम था। कितना साल पुराना है? हाँ, जीवन यज्ञ, समझ में आया ना? ये है फर्स्ट किताब जो आपने हाथ से लिखाया, जो कॉपी किया। जीवन यज्ञ उनको बताना है वहां पर। आप एक पैराग्राफ पढ़िए इसमें से। ये देखिए जीवन यज्ञ, ये सारी पुस्तकें आद्योपांत वो हाथ से लिखा है। जीवन एक यज्ञ है, एक यज्ञ जिसकी अग्नि सदैव प्रदीप्त, सदैव प्रकाशित रहनी चाहिए। पर आज भारतीय जीवन निम्न तल पर होने के कारण, अपनी श्रेष्ठ शक्तियों एवं संभावनाओं के प्रति मूर्छित होने के कारण, उच्च आदर्शों एवं
कर्तव्यों को भूल गया है। तो समझ गए? ये आपका साहित्यिक जीवन यात्रा रहा। ये मेरी साहित्यिक जीवन यात्रा है। तो 55 में, अच्छा 56 में रिजल्ट आया परिचय परीक्षा का, तो वो भी पत्र पर छपता था हिंदी प्रजानी सभा से, और शोध के दौरान उसमें भी मेरा नाम छपा है। तो 54 में, 56 में, और अच्छा, उस समय मैं टीनेज था, तो पॉलिटिक्स में मैं दिलचस्पी तो विक्रम सिंह रामलाला यहाँ पर हुए हैं एक व्यक्ति जानता जिन्होंने मॉरिशस टाइम्स पत्र निकाला है। तो वे लोग पिया के प्रति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रति मॉरिशस भरी ये मीटिंग कर रही थी। तो फ्लैग के मीटिंग जब वो कर रहे थे, तो रविवार का दिन था, साइकिल पर मैं जा करके उस मीटिंग को मैं सुन रहा हूँ, और फोटोग्राफर मेरी पीठ से आकर के उसने चित्र निकाला है। तो 30-40 साल बाद एक रोज विक्रम सिंह रामलाला से पोर्टविज में भेंट हो गई। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने जो मीटिंग किया था, तो कहा आप वहां पर थे? अच्छा ठहरो यहाँ पर। वो गई अंदर और जाकर फाइल लाते हैं और बताते हैं चित्र निकला है मेरे। कहते हैं हाँ, ये आप अपनी साइकिल के बगल में ये खड़े हैं। तो साइकांसिस में, साइकांसिस में मान लो कि मैं पत्र पर आने लगा। कुछ बातें जरा आप अपनी याददाश्त में गिरमिटिया के बारे में, गिरमिटिया की दशा दिशा कैसा नहीं, उस समय तो जब हम बचपन में थे तो हिंदी का बोलबाला बहुत कम था। आर्य समाजी पंडित जहाँ जहाँ पर थे हुए शुद्ध हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन भोजपुरी में सभी सारा कार्य होता था। मेरी माँ पढ़ने लिखने नहीं जानती थी, लेकिन जैसे वो सुनती थी गीत हृदयंगम कर लेती थी। तो इस प्रकार से वातावरण गरीबी का था, लेकिन सभी लोग, और ये बहरिया पूजा समझ में आया ना, ये दीह का पूजा, ये काली माई की पूजा, ये सब किया जाता था गांव में। हमारे गांव में शिव मंदिर नहीं था, हमको लाभौचिया जाना पड़ता था। काली मंदिर मेरे पिताजी वो लेकर के हमको जाते थे शिवरात्रि के अवसर पर। एक थोड़ा अच्छा अनुभव है, हमको कंधे पर लेकर के गए थे ये घावा से, तो एक फ्लाइंग की मेमोरी, हाँ मैंने वो देखा, ये तालाब देखा और चिड़ियों को उड़ते, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं। लेकिन पिताजी लेकर के हमको गए थे गंगासा। लेकिन बाद में जब मैं परिचय पढ़ने लगा और जब हम वालिद पैद आए, तो हम आर्य समाज के संपर्क में आए, और आर्य समाज के संपर्क में आकर के मेरी प्रथम पुस्तक अंग्रेजी में है, आर्य समाज ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। 69 में शुरू किया था, 70 में पूरा हुआ। उसकी 30 प्रतियां लेकर के मैं दिल्ली एक निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ था। तो पुरस्कार लेने गया और लेकर के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए का छात्र बना। गिरमिटिया लोगों की मैं थोड़ा सा एक एज ए लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से गिरमिटिया समाज की, क्योंकि आपकी उम्र काफी हो चुकी है तो आपको कुछ अनुभव भी होगा उस समाज में उस समय हम लोगों के या हमारे समाज की स्थिति क्या थी, गिरमिटिया लोगों खास करके जो भारतीय गिरमिटिया यहाँ आए थे उनकी बात में करना चाहता हूँ। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हम आमोगी में रहते थे। आमोगी के समान लाभौचिया कुछ गांव है, क्योंकि सब जितने गिरमिटिया आए थे वे ढाका में रहते थे। वो जो चीनी कोठी होती थी उसका ढाका, छोटे छोटे घर होता था, उसमें वो रहते थे। लेकिन जैसे कुछ लोगों के पास
धन आ जाता था तो वे छोटे छोटे टुकड़ी जमीन वो खरीद करके मालिक बनते थे। तो लामोगी ग्राम और लावोचिया ग्राम के लोग, वैसे ही त्रियोले गांव के लोग, हो सकता है वोसनौ गांव के कुछ लोग जो कि है वे कोठी से निकल करके स्वतंत्र मजदूर बने। हाँ, सही बात है। तो ये स्वतंत्र मजदूर जब बनते हैं तो तब वो खेती करने लगते हैं, गौपालन करते हैं। हम ही बचपन में हम दूध बेचते थे और दूध पीते थे, तो गौ के लिए घास भी काटना पड़ता था। मेरे पिताजी खेती करते थे तो हर रविवार को वो बैलगाड़ी में गुडलैंड्स बेचने जाते थे। तो ये जीवन था गांवों का। इस प्रकार से छोटे छोटे गांव यहाँ पर स्वतंत्र गांव बने हैं। और उस गांव में हम बचपन में जानते हैं कितने भूत प्रेत की कहानियां सुनी है। ओझा आते थे ओझाई करने, तो ब्रेक के समय में वो तो गीत गाते थे, सब देवता पचरा गाते थे, तो तरह तरह के गीत गाते। लेकिन चाय के समय में वो कहानियां सुनाते थे। वो तो जिस रोज मैं लिखूंगा तो मैं क्या कहूँ, कितने कितने तो वो कहानियां बनेगी, लेकिन भूत प्रेत की कहानियां, वो देवस्या बनते थे ना। हाँ, तो ये उनका जीवन था। उन्नीस 1900 तक बहुत कम लोग, गिरमिटिया लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वो जो स्वतंत्र गांव में रहते थे और उद्योग से कुछ उद्योगपति बनने लगे। अपने बच्चों को जैसे बेल्जियम में हुकुम परिवार, तो हुकुम परिवार का मैं सदस्य हूँ, हमारे परिवार के हैं। वैसे ही दुखी गंगा दक्षिण में कुछ लोग सिर उठाने लगे। सैपिया में मोहनलाल मोहित सिर उठाने लगे और स्वयं जमींदार बन जाते हैं। 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे और खरीद करके। तो इस प्रकार से ये गिरमिटिया लोग जो आए थे, उनमें से कुछ लोग धनी बनने लगे और कुछ लोग पढ़ लिख करके अब ये बुद्धिजीवी बनने लगे। और ऐसे ना गिरमिटिया लोग गिरमिटियों को काम देने लगे। तो जहाँ वो जब वहां पर 2 रुपया कमाते थे, यहाँ पर 3 रुपया कमाने लगे, तो थोड़ा सा वो परिवर्तन आया ऐसे आगे बढ़। और इस प्रकार से जो मान लो कि 1900 के बाद में ये गांधी का जो आगमन है, किसी भी भारतीय को पता नहीं था कि गांधी जी मॉरिशस में आए और 18 दिन रहे, चले गए। यहाँ के मुसलमानों ने उनको अपने यहाँ रखा और एकमात्र उनको उनका स्वागत समारोह आयोजित किया और उनको, लेकिन तब उनको पता चल गया। वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखने गए तो सब गोरे, जहां जाते थे तो सब गोरे। तो तब उनको पता चला कि यहाँ के जो हमारी भारतवंशी हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने 6 साल बाद इंग्लैंड में मनीलाल डॉक्टर को से भेंट की। वो बड़ौदा के थे और उनको कहा कि तुम मॉरिशस जाओ और वहां के भारतीयों की सेवा करो। तो 1907 में यहाँ पर मनीलाल डॉक्टर आते हैं और 11 तक 5 वर्ष यहाँ पर रह करके उन्होंने भारतवंशियों के जीवन को एक नई दिशा दी। यहाँ पर जब वो कोई लेख लिखते थे तो यहाँ के फ्रेंच पत्रकार उनको प्रकाशित नहीं करते थे। तब उन्होंने सोचा नहीं, हमारे लिए एक पत्र होना चाहिए। और 1909 में 15 मार्च
से उन्होंने हिंदुस्तानी नाम का पत्र निकाला, शुरू में हिंदी और गुजराती में, लेकिन 6 महीने बाद से वो हिंदी और अंग्रेजी में हो गया। गुजराती बहुत कम लोग थे, तो हिंदी का जो आंदोलन है, मनीलाल डॉक्टर ने अपने पत्र से, और उसी समय समकक्ष आर्य समाज का यहाँ पर बोलबाला हो रहा था, तो आर्य समाज ने उसको पकड़ा और हिंदी को मान लो कि वैज्ञानिक तरीके से, उससे पहले हमारे पूर्वज लोग जो आए थे, वो गिरमिटिया लोग, वे लोग सर सर संध्या, और आई नहीं, सर सर संध्या गीत के कारण वो रामायण पढ़ना शुरू करते थे। सर सर संध्या लंबा है, गीत है, और ऐसे गाते गाते वो रामायण रामायण में राग जोड़ने लगती थी। लेकिन आर्य समाज ने यहाँ पर वैज्ञानिक स्वर, व्यंजन, 12 खड़ी, ये इससे हिंदी का आंदोलन यहाँ पर चलाया। और तब मान लो कि भोजपुरी का थोड़ा सा उसका मान थोड़ा सा घट गया, जब हिंदी में अब पंडित लोग शुद्ध भाषा में विवाह के अवसर पर कथा करने लगे, वार्ता होने लगा, तो शुद्ध हिंदी में, तो भोजपुरी का थोड़ा सा दबाव पड़ा। आज बहुत बड़े दबाव पर, बहुत कम लोग बोलते हैं भोजपुरी, तो इसीलिए हिंदी का। अच्छा, अब क्या हुआ? अच्छा, ये भोजपुरी भारत में भी वहां पर हिंदी का जो बोलबाला था, करीब 70-80 से, क्योंकि मैं हर इंद्रधनुष पत्रिका छपवाने के लिए मैं हर वर्ष दिल्ली जाता आ रहा, तो दिल्ली के सारे विद्वानों से मुझे वहाँ की पता चलता है। तो भारत में भी 70-80 में भोजपुरी को उठाने के लिए एक आंदोलन चला, और उसी का परिणाम बाद में यहाँ पर आता है। जो कुछ वहां पर होता है, यहाँ पर धीरे धीरे वो आने लगता है। अब जो यहाँ जाति प्रथा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि गिरमिटिया में उतना सशक्त न था, लेकिन जब ये भारत से आने लगे विद्वान लोग, तो यहाँ पर ला करके एकदम से फैला दिया और एकदम से कटा। दोस्तों, ये थे मॉरिशस के वयोवृद्ध हिंदी के विद्वान लेखक प्रहलाद रामशरण, जिनसे आपने मॉरिशस में हिंदी के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में सुना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में गिरमिटिया से जुड़ी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।